जय हिंद दोस्तों। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने शुरू में ही जय हिंद क्यों कहा। जय हिंद ये अभिमान भरे दो शब्द हम हिंदवासी क्यों कहते हैं और कब से कहते हैं, इसके जवाब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद मिलेंगे। 16 जनवरी 1941 यह तारीख भारत के इतिहास में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस दिन पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन अपने घर से निकले। उनका भतीजा उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ वे पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और मोहम्मद जियाउद्दीन उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में वे 2 महीनों तक उत्तमचंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ऑरलैंडो मैजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर वे काबुल से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पठान मोहम्मद जियाउद्दीन और ऑरलैंडो मैजोंटा के भेष लेने वाले अन्य कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में फंसा था, इसलिए भारत को आजादी देने के लिए यही सही समय है, ऐसा सोचकर सुभाष बाबू देश छोड़कर रूस, जर्मनी, इटली के पास गए। दुश्मनों का दुश्मन वह अपना दोस्त होता है, इस विचार से वे हिटलर और मुसोलिनी से मिलने लगे। बर्लिन में सुभाष बाबू सर्वप्रथम रिबेनट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जानने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन टॉट सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष बाबू को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष बाबू ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने इस किए पर माफी मांगी और माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। अंत में सुभाष बाबू को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के किल बंदरगाह में वे अपने साथी अबीद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर गई। वहां वे दोनों समुद्र में तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी 2 देशों में नौसेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक पहुंचा कराई। इसके आगे जो हुआ वह भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखाया गया। लेकिन आगे की दास्तान जानने से पहले जानते हैं सुभाष बाबू का बचपन, उनकी शिक्षा और कांग्रेस में क्या उनका कार्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में
सुभाष बाबू सबसे आदित्यनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष बाबू उन्हें मेजदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन से सेना में ही जाने का उनका विचार था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने ट्यूटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रैंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आए। सुभाष बाबू ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उनका दूसरा स्थान था। पिताजी की इच्छा थी कि सुभाष बाबू आईसीएस बने। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, किंतु उनकी आयु देखते हुए केवल एक ही बार में उन्हें परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिताजी से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष बाबू किसी अन्य तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास यानी ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में आईसीएस परीक्षा 4था स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष बाबू ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए। उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में आईसीएस बनकर वे अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र में देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग, अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। उन्होंने खुद के फैसले पर निश्चिंत हो गए और वे जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष बाबू दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष बाबू कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष बाबू इस आंदोलन में सहयोगी बने। गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर यानी कि मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू ने
अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले के परिजनों को महानगर पालिका में उन्होंने नौकरी लगा दी। बहुत जल्दी सुभाष बाबू देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंट लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष बाबू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष बने और सुभाष बाबू उनके सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट को पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष बाबू एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष बाबू जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात तो की, परंतु नरमी के साथ। ऐसा बताया जाता है कि परंतु सत्य कुछ और ही है। सुभाष बाबू चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बाबू गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। वीडियो में काफी लंबा हो चुका है, इसलिए यहीं पर रुकते हैं। सुभाष बाबू और महात्मा गांधी जी में अनबन क्यों हुई, सुभाष बाबू आजाद हिंद सेना के नेताजी बनकर अंग्रेजों से कैसे लड़े, जानते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए अलविदा और नेताजी सुभाष बाबू की वीरता के लिए सलाम। जय हिंद।